डिवीजन, यहाँ से भी हमको ये पता चला कि सेल डिवीजन भी कुछ होता है। फिर हम गए इसकी स्टडी करने के लिए, इसके बारे में सोचने के लिए कि सेल डिवीजन क्या है, तो हमको क्या क्या बात पता चलता है। सेल डिवीजन क्या है, इसको समझने के लिए हम लोग इसके बैकग्राउंड में फिर गए। तो सेल डिवीजन के बारे में हमें क्या समझ में आया, ये मेरे पास एक ये सेल है, तो एक डबलाइड सेल मान लेते हैं, ये मेरे पास एक सेल है। डिवीजन करने से पहले क्या होगा, ये सेल पहले बढ़ेगा, बड़ा साइज का होगा, बिना अगर ग्रो किए, ये सेल ग्रोथ किए, इसको उस प्रोसेस को, इस स्टेप को बोलेंगे सेल। अगर डिवाइड कर जाता तो हर डिवीजन के बाद इसकी साइज छोटी होती चली जाती और एकदम से ये हाईली डेवलप्ड हो जाता। और जबकि सेल को अपना शेप और साइज मेंटेन करके रखना है। मेरे हाथ का सेल जितना बड़ा है, जिस शेप का है, तुम्हारे हाथ का भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। अगर इसी तरीके से लगातार बिना बढ़े डिवाइड हो जाता तो सेल्स की जो साइज है ना, वो छोटी होती चली जाती। तो जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती ना, वैसे वैसे वो छोटे होते चले जाते, और इतने छोटे हो जाते 10-15 जनरेशन में कि वो मान लिया कि 5 फीट के थे, वो 3 फीट पे, 2 फीट पे पहुंच जाते, फिर छोटे होते 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 चूहे के बराबर का पहुंच जाते। इसलिए सेल डिवीजन से पहले जो है ना, सेल का ग्रोथ होना जरूरी है, सेल का साइज बढ़ना जरूरी है। सेल ग्रोथ में क्या होता है, सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, ना कि न्यूक्लियस। सेल का साइटोप्लाज्म बढ़ेगा, न्यूक्लियस अपनी साइज को नहीं बढ़ाता। अगर न्यूक्लियस को इतना बड़ा है तो यहाँ पे भी न्यूक्लियस उतना ही बड़ा होगा, इतना ही बड़ा होगा, सिर्फ अपना साइटोप्लाज्म के साइज बढ़ाता है। सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। सेल ग्रोथ का मतलब क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ। और जब साइटोप्लाज्म ग्रो कर रहा होता है तो उसी दौरान सेल ऑर्गेनेली भी ग्रो कर रहा होता है। जब साइटोप्लाज्म ग्रो कर रहा होता है तो उसी दौरान सेल ऑर्गेनेली भी क्या हो रहा होगा, ग्रो कर रहा होगा, उसका भी साइज बढ़ रहा होगा। बढ़ गया। तो इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया का सपोज, इसके अंदर जो पार्ट है ना, इसके अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया वो इतना बड़ा, मान लेते हैं इसको हम माइटोकॉन्ड्रिया मान, इसके अंदर गोल्गी बॉडी थी, वो इतनी बड़ी थी। जब इसका साइटोप्लाज्म बड़ा, इतना बड़ा हुआ, तो साथ में माइटोकॉन्ड्रिया भी इतना बड़ा, साथ में गोल्गी बॉडी भी इतना बड़ा। ये माइटोकॉन्ड्रिया, ये गोल्गी बॉडी। तो तुम देख रहे हो कि पहले के मुकाबले साइटोप्लाज्म भी बढ़ चुका है, पहले के मुकाबले उसके ऑर्गेनेली भी बढ़ चुके हैं। अब ये डिवाइड होगा, अब ये डिवाइड होने के लिए जाएगा, तभी एकदम से डिवाइड नहीं हुआ, फिर दूसरे स्टेप में क्या हो जाएगा, ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन। ऑर्गेनेली जो बड़े हो चुके हैं उनका क्या होगा, डुप्लीकेशन होगा। डिवाइड होने से पहले ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन, यानी ऑर्गेनेली दो में बन जाएंगे, दो में तब्दील हो जाएंगे। मतलब क्या, आपकी माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल हो जाएगा, गोल्गी बॉडी भी डबल हो जाएगा, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डबल हो जाएगा, जितने भी ऑर्गेनेली है ऑलमोस्ट सभी डबल होंगे, सभी डबल होंगे। ऐसा सिचुएशन बनेगा। ये मेरे पास ये सेल है, ग्रो किया हुआ सेल है, ये मेरे पास ग्रो किया हुआ सेल है, उसका ये न्यूक्लियस है, उसके अंदर दो माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर अब दो माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया, एक दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे है, रफली रफली बना लो, दो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया इसके अंदर, दो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, दो गोल्गी बॉडी हो गया, दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाएगा, दो लाइसोसोम होगा, जितने भी ऑर्गेनेली होंगे ना वो सब के सब डबल हो जाएंगे यहाँ पे। तो पहला क्या हो रहा है, सेल डिवीजन से पहले की बात कर रहा हूँ। सेल डिवीजन से पहले
सेल डिवीजन की तैयारी चल रही होती है। ये सब तैयारियां ही है, सब ये सब तैयारियां हैं। इसके बाद साथ में यहाँ पे जिस वक्त ये डुप्लीकेशन चल रहा होता है, जस्ट उसके बाद ही जो यहाँ पे डीएनए है ना, यहाँ पे डीएनए नहीं है, अब ये डीएनए डबल हो जाएगा और वो डीएनए डबल हो जाएगा। जो डीएनए है ये डबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको बता दें, ये डीएनए अब डबल होगा। अब कहाँ पर डीएनए डबल हो जाएगा, डीएनए डबल हो जाएगा। डीएनए डबल होने को हम क्या बोलते हैं, पहले तुम जान चुके हो, क्या बोलते हैं इसको, डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। पिछले चैप्टर में मैंने डिस्कस, सेल वाले चैप्टर में मैंने इसको डिस्कस किया था। डीएनए डबल तभी होगा ना जब डीएनए सिंथेसिस होगा, और डीएनए सिंथेसिस जब होता है तो उसको हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं। सबसे पहले क्या होता है, साइटोप्लाज्म ग्रो करता है। शुरू से आओ, सबसे पहले साइटोप्लाज्म ग्रो करता है। साइटोप्लाज्म जब ग्रो करता है उसी वक्त ऑर्गेनेली के साइज भी, जो सेल ऑर्गेनेली है उसके साइज भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन होता है। फिर अगला ही स्टेप में डीएनए डबल होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेशन होता है। और उसके बाद सिचुएशन क्या बन जाएगा, इसके बाद सिचुएशन यानी कंडीशन क्या बनेगा, इतना बड़ा क्या बनेगा, बड़ा सा सेल है, उसके अंदर न्यूक्लियस है, और उस न्यूक्लियस में अब डीएनए क्या है, उस न्यूक्लियस में अब डीएनए क्या है, डबल है, पहले के कंपेयर में डबल है। क्या बाकी ऑर्गेनेली की बात करो, ऑर्गेनेली जैसे थे वैसे ही रहेगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया था, दो माइटोकॉन्ड्रिया बना, दो गोल्गी बॉडी था, इस तरह से दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दो लाइसोसोम, ये कंडीशन आ गया डीएनए रेप्लिकेशन के बाद। इतना होने के बाद हम ये कह सकते हैं कि सेल अब डिवीजन के लिए तैयार हो गया है। ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं एक साथ नहीं दे रहा हूँ, मैं रफली बता रहा हूँ कि सेल डिवीजन के बारे में जब हमें दिमाग में आया कि सेल डिवीजन हमें पढ़ना चाहिए, तब हमने जब गौर और फिक्र किया तो ये सारी चीजें हमें रफली निकल के आई कि पहले सेल ग्रोथ होगा। सेल ग्रोथ का मतलब क्या, साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। साइटोप्लाज्मिक ग्रोथ जब होगा तब उसी दौरान क्या होगा कि ये सेल ऑर्गेनेली भी ग्रो कर जाएगा, और उसके बाद ऑर्गेनेली डबल बनेगा, कि जितने भी ऑर्गेनेली है वो सब डबल हो जाएगा। उसके बाद डीएनए भी डबल हो जाएगा। जब यहाँ तक पहुंच जाएगा तब क्या होगा, तो सेल डिवीजन हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, इसमें सेल डिवीजन हो जाएगा। और सेल डिवीजन से क्या होगा, दो आइडेंटिकल डॉटर सेल तैयार हो जाएंगे, जो बिल्कुल इसकी तरह होंगे, जो इसकी तरह बिल्कुल होंगे। इसके पास न्यूक्लियस होगा, तो जो क्रोमोसोम था जो डबल हुआ था, एक में कुछ और चला जाएगा, एक में चला जाएगा ये वाला, एक में चला जाएगा इतना। ऐसा मैं कह रहा हूँ, बाद में समझाएंगे कि ऐसा नहीं, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट नहीं। पर मान लेके आधा इधर चला गया, आधा इधर चला गया। डीएनए में जो अमाउंट डेवलप हुई थी ना, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए की अमाउंट डबल हुई थी, वो आधा आधा बढ़ जाएगी। इससे क्या फायदा हुआ कि इसमें जितना था अब इन दोनों में उतना होगा। तो डीएनए का डबल नहीं होता और ऐसा ही बढ़ जाता दो हिस्सों में, तो और कम हो जाता। और डीएनए में इंफॉर्मेशन जो है ना फिक्स है, इसीलिए उसकी साइज फिक्स रखनी है। ये नहीं कहा डिवीजन के बाद उसकी साइज घटाते चले गए, सेल डेड हो जाएगा जल्दी। हम बूढ़े क्यों हो जाते हैं, क्योंकि हमारा जो डीएनए, हमारा क्रोमोसोम है ना, वो छोटा होता चला जाता है ऊपर की तरफ से। जैसे जैसे वो छोटा होता है, कि क्रोमोसोम के टिप पे टीलोमेरेज है, जैसे जैसे वो छोटा होता चला जाता है वैसे वैसे हम बूढ़े होते हैं, हमारे सेल डेड होने लगते हैं और हमारा एजिंग इफेक्ट जो दिखने लगता है। यहाँ पे करते तो देखो नेचुरली हो जाता था, फिर तो बच्चा ही बूढ़ा पैदा होता। जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ती वैसे बूढ़ा बूढ़ा बच्चा पैदा होता। पर ऐसा नहीं करते, डीएनए को डबल कर देते हैं, फिर आधा करते थे। तो यहाँ पर डीएनए डबल किया, फिर आधा किया। सेल डिवीजन में डीएनए क्या हो रहा है, आधा हो रहा है जो पहले, और डीएनए रेप्लिकेशन से डीएनए डबल हो रहा है। ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है। तो ऑर्गेनेली भी जो दो दो बने हुए थे उसको भी बांट दो,
ऑर्गेनली भी बढ़ जाएगा। तो पहले डबल करेगा, अपने जो भी उसके पास चीजें होगी उसको डबल करेगा। तो बाप होता है वो बच्चों में सामान बांट देता है, दौलत बांट देता है। बांटने के बाद भी बहुत ज्यादा होता है, कुछ औलादें उसमें कहती है कि चलो हम इसमें कमा के और ऐड करते हैं और इसको इंक्रीज करते हैं, जितना पापा के पास था उतना हम बनाते हैं। कुछ औलादें कहती हैं ना पापा के पास जो दिया है वो बहुत है, आराम से चैन से खाते हैं। तो ऐसा करेगा तो उसकी जिंदगी तो बेहतर जा सकती है, लेकिन उसकी आने वाली जनरेशन को आधा आधा मिलेगा और कम मिल सकता है, तो घटता चला जाता है। लेकिन ये अच्छा बाप है, हमेशा हर जनरेशन में बांटने से पहले यानी डिवाइड करने से पहले हर चीज को पहले डबल करता है, उसके बाद डिवाइड करता है, ताकि जो उसकी ओरिजिनल चीज है ना, ओरिजिनल अमाउंट है वो कम ना हो, वो कभी कम ना हो, हमेशा उतना तो रहे। ऐसा करेगा तो ही सेल डिवीजन कहलाएगा। ये बात थोड़ी ना है, सेल डिवीजन कहलाएगा। जब ये सेल डिवीजन हो रहा होता है, जब ये सेल डिवीजन हो रहा होता है, मैं सिर्फ लास्ट वाले स्टेप की बात कर रहा हूँ, जब ये सेल डिवीजन हो रहा होता है तब उस वक्त सबसे पहले ये न्यूक्लियस के अंदर की जो डीएनए है ना उसका डिवीजन होता है। ये सेल डिवीजन में तुम क्या क्या चीजें देख रहे हो कि न्यूक्लियस की अमाउंट, न्यूक्लियस के डीएनए यानी न्यूक्लियस दो हिस्सों में बटा, उसके बाद ये ऑर्गेनेली दो हिस्सों में बटा है ये, और उसके बाद साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में बटा, तभी तो सब कुछ बराबर बराबर आया है। साइटोप्लाज्म जो अमाउंट है साइटोप्लाज्म वो भी दो हिस्सों में बटा होगा, ऑर्गेनेली भी है वो भी बटे हुए हैं और डीएनए भी बटे हुए हैं। तो पहले कौन बाद में कौन, इसमें जब जाओगे यानी सिर्फ सेल डिवीजन की स्टडी करोगे, जब तुम सेल डिवीजन की स्टडी करते हो, सेल डिवीजन की स्टडी करते हो, तब तुमको पता चलेगा कि ये सिंगल स्टेप नहीं है, ये दो स्टेप में होता है। सबसे पहले कार्योकाइनेसिस होगा यानी कि न्यूक्लियस के अंदर की चीजें डिवाइड होगी, कार्योकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, एंड देन सेकंड स्टेप इज द साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस के जब हो रहा होगा उसी वक्त ऑर्गेनेली भी बट जाएंगे। साइटोकाइनेसिस, कार्योकाइनेसिस का मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। इकलौता ये लास्ट स्टेप सेल डिवीजन दो स्टेप में होगा। इससे पहले वाला था दूसरा, ये यहां से लेकर यहां तक प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन, ये यहां से लेकर यहां तक प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन है, और ये सिर्फ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन से पहले ये तैयारियां चल रही होती है, तैयारियां हैं, इसका भी चलना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बिना तैयारी के तुम एग्जाम देने जाओगे 100% फेल होगे, ज्यादातर चांस है। अब तुम सेशनल एग्जाम को देख के आओ, तो मैं तो फिर एग्जाम बिना पढ़े दे के आ गया था, फिर भी मैं पास हो गया था। अच्छा तुम पासिंग मार्क किसको मानते हो ये बताओ। कुछ बच्चे 33% लाके भी खुश होते हैं, 33 और 50%। कुछ बच्चे क्या है कि उसका एक मेरिट लिस्ट होता है कि 75% से कम आ गया सेमेस्टर में, मैं उसको फेल समझूंगा। जो आज का ट्रेंड है, इतना एडवांस ट्रेंड है कि आज के जमाने में मार्क्स का क्या मतलब होता है, सही पढ़ाई का क्या मतलब होता है, एक्सेलेंस को छोड़ दें, एक्सेलेंस से ऊपर जाना। अब यानी कि 40% आ रहा है हम उसमें मिठाई बांट रहे हैं, 50% आ रहा है उसमें भी मिठाई बांट रहे हैं, 12th में या 11th में या 10th में। अगर तुम्हें इस टाइम, जैसे आजकल परसेंटेज की कोई बात तो नहीं, आप पढ़ने वाले हो, आप पढ़ना जानते हो या अपने आप को पढ़ने वाले में काउंट करते हो, फाइट कॉम्पिटिशंस कंप्लीट करिए। अगर तुम नहीं निकालते तो जिंदगी में कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम तो निकालोगे, तब तो साबित करो कि मैं पढ़ने वाला हूं। कि आज पढ़ने का मतलब है रेस को जीतना। 1000, 2000, 10,000, 20 लाख कितने भी स्टूडेंट को पीछे छोड़ के आना, यही मतलब है, यही सेंस है। आज मेरा 70% था, मेरा 80% था, 85% था, 93% था, 95% था। बहुत लोग हैं जो इस कोचिंग में आते हैं, तुम्हारे बीच में बैठते हैं, 85% बताते हैं, 88% बताते हैं, और होता भी है, रियल में बताते हैं।
लेकिन नॉलेज 8% के लायक भी नहीं होता। तो मैं मान ही नहीं सकता कि परसेंटेज आज मैटर करता है तुम्हारे नॉलेज के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट आते जो, अगर हम यहाँ पेपर लेते थे ना, सिर्फ बायो का 360 नंबर का पेपर लिया ना, 7 नंबर लाना मुश्किल हो जाता पहले दूसरे टेस्ट में। फिर जब गाइड करते हैं तब जाकर पढ़ता है। 60 नंबर 100 नंबर में ही थक जाते थे, और उनके परसेंटेज होते थे 12th क्लास में 88%, 82%। और अपने ही एमयू के, कहीं और के नहीं, बहुत दूर के नहीं, बाहर वाले तो है, ईपी बोर्ड वाले सब देख लो तो उनका तो 90% होता है ना, फिर 9% के लायक नहीं मिलते थे। तो ऐसा क्या है, साइटोकाइनेसिस जैसे वर्ड लिख दिया ना, इसका मतलब पूछने लगते हैं। कार्योकाइनेसिस का मतलब कार्योन वर्ड लिख दिया, कार्योटाइप लिख दिया, सर ये तो क्या है सर, मैंने कह दिया एक बार क्वेश्चन छोटी छोटी बातें पूछो तो कार्योटाइप कार्योन इतना पूछने लगे कि फिर मैं मना कर दिया कि ड्रॉपर है, नीट के लिए तैयारी कर रहा हो कि कार्योटाइप कार्योन के सवाल पूछेंगे 12th पास में, और भी 80% प्लस में जाके, तो इसका मतलब कि पढ़ाई के नाम पे सिर्फ बकवास की गई है। परसेंटेज लाना माँ बाप को दिखाने वाली पढ़ाई है, अदरवाइज कुछ भी। अभी वो माँ बाप जो पढ़ाई को नहीं समझते, सिर्फ उसी को बेवकूफ बना सकते हो, क्योंकि आजकल परसेंटेज लाना बहुत आसान है। ऐसा लगता है कि फ्री का नंबर जो है इंस्टॉलमेंट में बांट रहे हैं इस तरीके से। तो ये क्राइटेरिया चेंज करो पढ़ने का। पढ़ने का क्राइटेरिया कब कहोगे कि मैं पढ़ रहा हूँ, उस हिसाब से क्राइटेरिया को चेंज करो। इस तरह हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस किसका स्टेप्स है, किसके अंदर आता है, सेल डिवीजन। आगे आगे हम इसके बारे में और बात करते हैं। हमने क्या देखा था कि पहले तैयारियां चली थी, पीछे देखो पहले क्या हुआ था, ये सब तैयारियां चली। किस लिए ये सब तैयारियां चल रही है, क्यों ये बढ़ रहा है साइटोप्लाज्म, क्यों ये बढ़ रहा है ऑर्गेनेली के नंबर, क्यों बढ़ रहा है डीएनए के अमाउंट, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा, प्रॉपर्ली सेल डिवीजन नहीं हो पाएगा। अगर इसके बगैर सेल डिवीजन हो जाएगा तो इनवैलिड सेल डिवीजन हो जाएगा। वैसे सेल डिवीजन से जनरेशन पे खतरा होता है। इस तरीके का अगर सेल डिवीजन अगर हो गया तो फिर तो मुश्किल है। पता नहीं कि एक जनरेशन इंसान दूसरे जनरेशन कोई और जानवर बन जाता है। इंसान के बच्चे जनरेशन टू जनरेशन जो छोटे होते ही चले जाते हैं, चूहे के बराबर के पहुंच जाते हैं। तो सेल डिवीजन से पहले प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन जरूरी है। इन सारी चीजों को हम समझेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा और कुछ फीचर समझाने की कोशिश करते हैं, कुछ फीचर जानने की कोशिश करते हैं। फीचर ऑफ सेल डिवीजन, और ये फीचर की बात कब आई सेल डिवीजन, अभी हम लोग बैकग्राउंड पे इस सेल डिवीजन वाले चैप्टर के इंट्रोडक्शन पोर्शन पे हैं। अभी हम चैप्टर शुरू नहीं किया, चैप्टर शुरू करेंगे तब बोलेंगे, अभी शुरू नहीं किया। सबसे पहले कि हमें कैसे लगा कि इसमें कुछ फीचर है, तो जब हमने एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन पढ़ा कि जितने भी स्टेप्स हमने देखे हैं ना, वो सारे सीक्वेंस में। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सेल डिवीजन के अंदर, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि एक सेल डिवीजन के अंदर सेल ग्रोथ हुआ है पहले और सेल ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन बाद में हुआ, दूसरे में इसको पहले कर दो इसको बाद में कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो जहां पे जो स्टेप्स मौजूद है कि डीएनए रेप्लिकेशन तीसरे पे अगर मान लिया है तो वो तीसरे पे ही रहेगा, दूसरे पे नहीं आएगा। जो स्टेप्स जहां पे है वो वहीं पे रहेगा, वहीं पे रहेगा। इसीलिए हमको पता ये चला कि all steps are in sequence, all steps are in sequence। इस सीक्वेंस में, सीक्वेंशियल है मतलब सीक्वेंस में ये एक फीचर है। सेल साइकिल के अंदर जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस में है। तब यहाँ से हमको पता चला कि चलो हम पढ़ लेते हैं क्या, फीचर ऑफ सेल साइकिल। अभी तो सेल डिवीजन कर रहा है, फिर सेल साइकिल कहाँ से आ गया, ध्यान देखो फिर से। तो ये देखो
यहाँ पे एक बार फिर से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो काम हुआ है इसको हम क्या है प्रिपरेशन ऑफ सेट डिवीजन। इसको हम क्या कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ सेट डिवीजन या प्रिपरेशन फॉर सेट डिवीजन, फॉर सेट डिवीजन इसको बोल रहे हैं। और नेक्स्ट वाला स्टेप है वो तो सेट डिवीजन है। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं सेल साइकिल। इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं सेल साइकिल। ये रहा पहला और ये रहा हमारा दूसरा, और 1 और 2 को मिला के 1 प्लस 2 को मिला के हम लोग बोलेंगे सेल साइकिल। तो अभी हम पूरे की बात कर लेते हैं थोड़ा देर, जब फीचर्स की बात कर रहे हैं जब फीचर्स की बात कर रहे हैं तो हम पूरे की बात करते हैं, पूरे सेल साइकिल की बात करते हैं। सेल साइकिल के फीचर में सबसे पहला फीचर कि इसके अंदर जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सारे के सारे सीक्वेंस में होते हैं। तो पहला फीचर हमारा क्या बन रहा कि सेल साइकिल सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल होता है। दूसरा फीचर क्या बनता है कि इसके अंदर जो है कोऑर्डिनेशन मौजूद है। अभी समझना कि कोऑर्डिनेशन क्या है। और तीसरा फीचर क्या है कि इसके अंदर जो है जेनेटिक कंट्रोल है। यहाँ पे कर देता हूँ, जगह है अपने पास तो अलग अलग करके लिख देते हैं। तीसरा फीचर कि इसमें जेनेटिक कंट्रोल का कोई रोल आ रहा है। ये 3 फीचर है सेल साइकिल को लेकर, 3 फीचर की बात की जाती है सेल साइकिल। 3 इंपॉर्टेंट बातें। सीक्वेंशियल के सारे स्टेप्स जो है सीक्वेंस में, ऑल स्टेप्स आर इन सीक्वेंस, ऑल स्टेप्स आर इन सीक्वेंस। सारे के सारे स्टेप्स जो है वो सीक्वेंस में है। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि सीक्वेंस का मतलब क्या है, इससे देखते हैं। सीक्वेंस का मतलब क्या है कि सबसे पहले क्या होता है सेल का ग्रोथ होता है। सेल का ग्रोथ का मतलब साइटोप्लाज्म का ग्रोथ होता है। सेल ग्रोथ के बाद क्या होगा ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन होता है। ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन होता है। डुप्लीकेशन मतलब डबल हो जाता है। ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन के बाद और क्या होता है, और ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन के बाद और क्या होता है डीएनए डुप्लीकेशन होता है। और डीएनए डुप्लीकेशन के बाद डीएनए रेप्लिकेशन के बाद डीएनए डुप्लीकेशन या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डीएनए रेप्लिकेशंस, डीएनए रेप्लिकेशंस। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात, सिर्फ डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये एक ही बार होता है, सिंगल टाइम होता है, अकर वंस, ये अकर वन टाइम। वन टाइम, केवल एक ही बार होता है। केवल एक ही बार होता है डीएनए डुप्लीकेशन या डीएनए रेप्लिकेशन। उसके बाद सेल डिवीजन हो जाता है। ये सारे स्टेप्स, इस सारे स्टेप्स का और ये सब सीक्वेंस में, कोई किधर भी नहीं जाएगा, जो जहां पे है वहीं पे रहेगा सब सीक्वेंस में। फिर अगली चीज कोऑर्डिनेशंस। इसके पास दूसरी जो चीज है वो है कोऑर्डिनेशंस। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि जितने भी सीक्वेंस है, इसके बारे में हम पहले भी जानते हैं कि जितने भी सीक्वेंस है जो जहां पे है वहीं पे रहेगा, वो फिक्स है। वो क्या है फिक्स है, सीक्वेंस बदलेगा नहीं। ये भी एक कोऑर्डिनेशन की पहचान है। कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि जितनी बार भी डिवीजन हो जाए हर बार सीक्वेंस फिक्स है, तो मतलब सीक्वेंस के हिसाब से कोऑर्डिनेटेड है सारे के सारे डिवीजंस। और हर स्टेप में, जैसे ये एक स्टेप्स है, ये एक स्टेप्स है, ये एक स्टेप्स है, एक स्टेप्स, 2 स्टेप्स, 3 स्टेप, अभी तो मान लेते हैं 3 स्टेप्स। ये मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि 3 ही होगा, मैं तो ऐसे शॉर्ट में बात किया हूं कि हमारे पास ये 3 स्टेप्स बचे हैं। एक दूसरा स्टेप्स, तीसरा स्टेप्स। हर स्टेप्स में जो जो चेंज होगा उसे, पहला डिवीजन में सेल ग्रोथ में जो चेंज आया है, दूसरे डिवीजन में भी सेल ग्रोथ में वही चेंज आएगा, तीसरे डिवीजन में भी सेल ग्रोथ में वही चेंज आएगा। यहाँ पे अगर कहें कि ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन, तो ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन में जिस ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन पहले सेल डिवीजन में हुआ है या हाथ के सेल में हुआ है, तो वही पैर के सेल में भी होगा।
हर डिवीजन के बाद चेंजेस भी फिक्स होगा, चेंजेस भी सेम होता है, चेंजेस भी फिक्स होता है, फिक्स होता है। और हर चेंज में जितना टाइम लगता है पहला डिवीजन में, उतना टाइम भी हर एक डिवीजन में लगेगा। और टाइम के हिसाब से ह्यूमन अलग हो सकता है, दूसरा ऑर्गेनिज्म अलग हो सकता है, लेकिन ह्यूमन के अंदर 24 घंटा लगता है सेल का डिवीजन होने में, तो कंप्लीट काम होने में, यहां से लेकर यहां तक होने में, तो हर बार 24 घंटे ही लगते हैं। और उस 24 घंटे के अंदर जितना टाइम ये लेता है और जितना टाइम ये या जितना टाइम ये लेता है, तीनों है। 24 घंटे में मान लेते हैं कि 10 घंटा ये टाइम ले रहा होगा, 10 घंटा ये ले रहा होगा, 4 घंटा ये ले रहा होगा। तो हर बार इस सिमिलर प्रोसेस चलेगा, पहला दूसरा 10-10 घंटे। एंड ड्यूरेशन भी फिक्स है, ड्यूरेशन भी फिक्स है। इससे हमें पता चलता है कि सेल डिवीजन कोऑर्डिनेटेड, सेल साइकिल कोऑर्डिनेटेड, हर स्टेप्स सेगमेंट्स में, हर स्टेप में होने वाले चेंज भी फिक्स है, और उसमें लगने वाले टाइम, हर स्टेप्स में जो लगने वाले टाइम है वो भी फिक्स है, वो बदल नहीं रहा है। यानी कोऑर्डिनेशन है। अगर बदलता, कोई सेल कभी डिवाइड होता, एक बार 4 घंटे में हुआ, दूसरे बार 6 घंटे में हुआ, तो सेल डिवीजन कोऑर्डिनेट नहीं, कुछ अलग मसला है। तो इतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन कैसे है? ड्यू टू जेनेटिक कंट्रोल। कोऑर्डिनेशन अचीव्ड बाय जेनेटिक कंट्रोल, कोऑर्डिनेशंस achieved by genetic control, achieved by genetic control। बार-बार डीएनए रेप्लिकेशन के सेल ग्रोथ में टाइम सेम लग रहा है, चेंजेस सेम हो रहा है, सीक्वेंस सारे फिक्स रह रहे हैं, इसका मतलब कोई तो है जो उसको किसी चीज करने पे मजबूर कर रहा। हर बार सेम इसीलिए हो रहा क्योंकि जीन इस हर बार सेम रह रहा है। और जेनेटिक कंट्रोल अगर नहीं होता, कुछ और होता, तो चीजें बदल जाती, लेकिन जीन कभी बदलती नहीं। एक इंसान में जो जीन आज है वो हमेशा वही रहती है, बदलेगा तो हम म्यूटेशन कहेंगे। अब जब म्यूटेशन होगा तो बॉडी ही चेंज हो जाती है। एक इंसान बचपन में बहुत काला मान लेते होता है, बाद में चल के वो साफ हो जाता है, क्यों? म्यूटेशंस। मेलानिन सीक्रेट करने वाले जो एंजाइम थे, और वो एंजाइम जिस जीन से बनता था उस जीन में म्यूटेशन हो गया। कोई रेस पड़ी, कोई केमिकल खाया, कुछ भी हुआ जिसकी वजह से वहां पे म्यूटेशन हो गया, डीएनए सीक्वेंस चेंज हो गया, मेलानिन का सेक्रेशन का अमाउंट बदल जाएगा, कंसंट्रेशन बदल जाएगा और उसका कलर चेंज हो जाएगा। कोई बचपन में बहुत गोरा होता है, बाद में चल के काला हो जाता है। तो एक तो है कि वो दिन भर धूप में खेलता फिरता रहता है, वो इसकी वजह से हो जाता है, लेकिन वो कुछ पार्टिकुलर टाइम के लिए होगा, फिर से वो छोड़ेगा, हरकतें ठीक हो जाएगा। लेकिन एक होता है कि परमानेंटली वो काला हो गया, उसका कलर डाउन हो गया ड्यू टू म्यूटेशंस। अल्ट्रावायलेट रेस लगातार आ रहा, अल्ट्रावायलेट रेस म्यूटेशन हमें डीएनए के सीक्वेंस चेंज करने में बड़ा माहिर है। एक बार पड़ा जिस भी डीएनए में चेंज कर देगा। धूप में आजकल जाने पे अल्ट्रावायलेट रेस का खतरा हमेशा है। उसकी वजह क्या है? ओजोन डिप्लेशंस। एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करने की वजह से ओजोन गैस इतना ज्यादा, मतलब ओजोन गैस इतना ज्यादा डेवलप हुआ, टूटा, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेस अब डायरेक्ट आता है। तो म्यूटेशन बहुत तेजी से आजकल होता है, लेकिन नेगेटिव म्यूटेशन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये तो पॉजिटिव म्यूटेशन हो गया, काला सा गोरा हो। नेगेटिव म्यूटेशन मतलब इस म्यूटेशन की वजह से कैंसर भी होता है बहुत सारा। आज कैंसर का सबसे ज्यादा पोर्शन जो है ना म्यूटेशन की वजह से, सबसे बड़ा अमाउंट जो कैंसर हो रहा म्यूटेशन की वजह से। अल्ट्रावायलेट रेस रेडिएशन इसके लिए रिस्पांसिबल। मैं कह रहा था कि सेल साइकिल के अंदर जितने भी स्टेप्स है वो फिक्स है, जितने भी चेंज है अगर फिक्स है, जितने भी ड्यूरेशन है वो फिक्स है, यानी हर डिवीजन में फिक्स है। इसका वजह जेनेटिक कंट्रोल। तो ये 3 फीचर है सेल साइकिल के, जो जनरली तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन करंट नीड के पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो ये हर चीज इंपॉर्टेंट है।
जो एनसीईआरटी के अंदर इंट्रोडक्शन में कुछ लिखा है वो आज के नीट के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कल के नीट के हिसाब से ये सब इंपॉर्टेंट नहीं हुआ करता था, लेकिन कल जिस तरीके से एग्जामिनर सोचता था आज उस तरीके से नहीं सोचता। आज सोचने का तरीका बदल गया है। ऐसी चीज को देना है जिसपे बच्चे का ध्यान ना जाए, जो बच्चा पढ़ना नहीं चाहता। आज अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, नॉन इंपॉर्टेंट चीज है, बेकार चीज है, किताब में लिखी है तो देगा वो, और खासकर उस चीजों को देगा जिसपे तुम्हें पढ़ने का मन ना करे, ध्यान देने का मन ना करे, क्योंकि उसका मकसद है तुम्हें रिजेक्ट करना, तुम्हें एक्सेप्ट करना नहीं। वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश ये करेगा बच्चे रिजेक्ट कर, इसीलिए जानबूझ के ऐसी चीजें दी जाती है जिससे पढ़ने का मन नहीं करे। अब ये सारी चीजें लोग नहीं पढ़ते, ये बहुत बोरिंग है। और ये मैंने पढ़ाया कितना बोरिंग हो। अब चलो इंटरेस्टिंग चीज की तरफ से, जो चैप्टर में है उसकी बात करते हैं। अब तक तो हम बोरिंग सा पढ़ रहे थे, बैकग्राउंड उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। बोरिंग है, इंटरेस्टिंग है, एक्चुअली में गाना थोड़ी ना है कि अपना जो अच्छा लगेगा वही सुनेंगे। एग्जाम पास करना है, और एग्जाम पास करना एक पेनफुल चीज है। मजे में कुछ नहीं होता, ठीक है। हर जगह आमिर खान सही थोड़ी ना हो सकता है 3 इडियट का कि जो दिल करे वही करो। तो फिल्म है, कहना बहुत आसान है, लाइफ में जो वही करना होता है जो अच्छा होता है। जो दिल किया वो किए ना, तो 100 में से 90 बार बैंड बजेगी तुम्हारी। जो अच्छा होता है वही करना पड़ता है। और अच्छा ये है कि हमें हर चीज ही पढ़ना है, एक एक लाइन को पढ़ना है। जितने भी चैप्टर तैयार हो आपके ना, वो इस तरीके के तैयार हो कि आपके क्वेश्चन उस चैप्टर से छूटने नहीं चाहिए। सिलेबस खत्म करने का ऐसा बिल्कुल मतलब नहीं होता है कि हम उसमें से स्किप करके भगा के कुछ चीजें छोड़ के अरे ये तुम खुद कर लेना हम कर देते हैं, ऐसे जनरली होता। हम सबको भी पढ़ाया गया इसी तरीके से पढ़ाया गया। ये वाला चैप्टर तो बहुत वो ऐसा याद करने का है, उसका आप क्या करें, लिख खिला के या कहीं से और उसका नोट्स वगैरह कॉपी करा, बांटवा दिया, मिनरल न्यूट्रिशन बंटवा देते थे, डाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी एटॉमिक कंजर्वेशन बंटवा दिया करते थे, इस तरह से करते थे। जो 12th क्लास में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म है उसका बंटवा दिया करते थे, लिविंग वर्ल्ड का बंटवा दिया करते थे। कम से कम जो 38 चैप्टर पहले हुआ करती थी ना, उसमें से 8 चैप्टर का तो बंटवाते थे, 30 ही चैप्टर पढ़ने का था। तो ऐसे में क्या है कि जब तुम्हारे पास बट जाता वो जो लिस्ट क्या कहते हैं उसको, पर्चा वो रखा ही रह जाता। मैं सबकी बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर 10 बच्चे हैं तो 10 में से 2-3 पढ़ते हैं, उस चीज पे गौर फिक्र करते हैं, उसमें से 4-5 तो बिल्कुल नहीं पढ़ते। अरे 4-5 पढ़ते भी है, 3-4 वो रफली खाली रीडिंग मार लेते हैं, फिर वो उसी हिसाब से लेगा। तुमने उसको हल्का बता के तुमने बांट दिया, उसने भी और हल्का ले लिया उसको, और खाली रीडिंग मार के छोड़ दिया। इसीलिए हम वो काम नहीं करना चाह रहे हैं। हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग आज पॉइंट्स की बात करने चाह रहे हैं। अब तुम सीक्वेंस तो एटलीस्ट नहीं बोल सकते, चाहे वो कितना बोरिंग था। तो चलो आप इंटरेस्टिंग चीज पढ़ लेते हैं। जिंदगी सुख दुख का संगम है, ऐसा तुमने सुने तो पहले दुख से लिया, अब चलो सुख की बात आती है। अब अकलमंदी इसी में, पहले दुख से जो लोग बचपन में मेहनत करते हैं, जवानी में थोड़ा मेहनत करते हैं, आगे की जिंदगी सही चलती है। और जो लोग बचपन में खेलते कूदते ज्यादा है, बाद में रोना ही, चाहे कितने भी सपने देख लो। चलो हम इंटरेस्टिंग चीजों पे आते हैं और पढ़ते क्या है, फेजेस ऑफ सेल साइकिल। क्या पढ़ते हैं हम लोग, अब पढ़ेंगे हम लोग फेजेस ऑफ सेल साइकिल। ये सभी पढ़े, सभी जानते हैं। फेजेस ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल में फिलहाल ये एक सेल साइकिल है, मैं बात करता हूं। ये मेरे पास एक सेल साइकिल है, ठीक है, सर्कल सा बना दिया। अब जहां भी साइकिल वर्ड आए ना, उसको एज्यूम एक सर्कल की तरह कर लो। सेल साइकिल किसी पीरियड का नाम नहीं है। दिमाग में आ रहा हो ना, साइकिल है तो खास पीरियड का नाम होगा। जैसे 24 घंटा एक साइकिल है, 1 साल एक साइकिल है। तो साइकिल यहाँ पे सेल साइकिल जो है ना, और उसके अंदर जो फेज है वो किसी पीरियड का नाम नहीं है।
एक खास टाइम में जो चेंज होता है उस चेंज का टाइम, फेजेस का मतलब क्या है, चेंज, सिर्फ चेंज एट अ पार्टिकुलर टाइम। एक पार्टिकुलर टाइम में जो चेंज होता है ना उसको फेज कहते हैं। ये एक सेल साइकिल है, इसको बना लेते हैं। ह्यूमन का सेल का समझ लो एक सेल साइकिल है। ह्यूमन के सेल में जो 24 घंटे में जो कुछ हो रहा है उसको एक सर्कल मान लिया, जो कुछ हो रहा है उसको एक सर्कल मान लिया, और उस सर्कल को मानने के बाद हमने देखा कि उसमें दो तरह के चेंज आ रहा है। एक चेंज को मैंने नाम दे दिया एम फेज, और दूसरे को मैं नाम दे देता हूं इंटरफेज। सेल में तमाम चेंजेस डिवीजन के लिए जो जितनी भी चेंजेस होती हैं उन सारी चेंजेस को एक सर्कल मान लेते हैं, उसको साइकिल कहते हैं कि सेल साइकिल। सर्कल मान लेते, चेंज को टाइम टू नहीं, ड्यूरेशन का नहीं, एक चेंज को हमने टाइम मान लिया, सर्कल मान लिया, सर्कल को हमने सेल साइकिल कर दिया। उस चेंज में भी दो तरीके का चेंज दिखाया, एक तरह के चेंज को हम एम फेज कह लिया और दूसरी तरह के चेंज को हम इंटरफेज कह लिया। यानी सेल साइकिल में कितने फेज हमारे पास हो गए, तो दो फेज हो गए। एक हो गया हमारा एम फेज है और दूसरा हमारे पास क्या है, इंटरफेज है। इंटरफेज इंटरफेज है। एम फेज किसको बोलते हो, माइटोटिक फेज। मेनली माइटोसिस यहीं पे होता है, इसीलिए आप इसको माइटोटिक फेज भी कहते हैं। नहीं रुका नहीं। मेनली माइटोसिस हम इसको बोलते हैं, मेनली माइटोसिस। एम फेज को हम मेनली माइटोसिस बोलते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि माइटोटिक फेज भी हम इसको बोलते हैं, माइटोसिस यहीं पे होता है, मेनली माइटोसिस यहीं पे होता है, इसीलिए हम इसको माइटोटिक फेज भी कहते हैं। माइटोटिक फेज भी कहते हैं, माइटोटिक फेज भी कहते हैं। और यहाँ पे चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं, मैक्सिमम चेंजेस अकर इन दिस फेज। टाइम तो छोटा है लेकिन यहाँ पे चेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। मैक्सिमम चेंजेस occurs, इसमें ज्यादा से ज्यादा चेंज होता है। मैक्सिमम चेंज occurs, इसमें ज्यादा से ज्यादा चेंज यही होता है। इंटरफेस की अगर हम बात करें तो इंटरफेस के लिए एक वर्ड इस्तेमाल हम लोग करते हैं कि ये एक रेस्टिंग फेज है। कैसा फेज है, रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज का मतलब क्या, सो रहा, आराम कर रहा, नहीं, चेंजेस यहाँ पे भी हो रहा है, चेंजेस वहां पे भी हो रहा है, वो भी काम कर रहा है, ये भी काम कर रहा, लेकिन उसके मुकाबले ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है। जैसे एक क्रिकेट मैच था ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का, तो विराट कोहली ने थोड़ा सा डिफेंस किया, जेम्स फॉकनर यहाँ पे सामने यहीं पर खड़ा, ऐसा डिफेंस किया, बॉल को यहाँ रोका, सिंगल दौड़ गया, मतलब कोई पूरा हो गया। पूरा करने के बाद फॉकनर बॉल जैसे उठाया था तब तक वो पूरा कर लिया। फॉकनर जैसे ऐसे करा फॉकनर के सामने, इसका मतलब क्या, तुम सोते रहो तब तक हम एक रन बना लेंगे। तो क्या फॉकनर क्रिकेट नहीं खेल रहा था, खाली विराट कोहली खेल रहा, बाकी ग्राउंड पे सो रहा था फॉकनर? नहीं, वो दोनों खेल रहे थे, लेकिन विराट कोहली की जो स्पीड है उस हिसाब से फॉकनर की स्पीड काफी स्लो है, उसके हिसाब से सोने के बराबर है। पर ये सो तो ये भी नहीं, ये भी खेल रहा था। तो यहाँ पे चेंज हो रहा है और वहां पे भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, इसके कंपेयर में उसका चेंज सोने के बराबर है, इसीलिए हम उसको कहते हैं रेस्टिंग फेज। रेस्टिंग फेज, रेस्टिंग फेज यानी कि चेंजेस जो होते हैं ना इसके कंपेयर में सोना, एज कंपेयर, रेस्टिंग फेज के एज कंपेयर टू एम फेज, एज कंपेयर टू एम फेज। एम फेज के कंपेयर में ये रेस्टिंग फेज। मैक्सिमम चेंज तो यहाँ होता है, मैक्सिमम स्पीड से भी होता है, यहाँ पे बहुत सारे चेंज होते हैं लेकिन थोड़ा स्लो होते हैं,
लेकिन इसकी बात सबसे पहले हम करते हैं कि क्या क्या यहाँ पे होता है, क्या क्या यहाँ पे होता है, क्या क्या यहाँ पे होता है। तो इंटरफेस के अंदर होने वाले चेंज, यहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे जो काम हो रहे हैं, वो क्या क्या होता है। तो इंटरफेस में क्या क्या होता है, सबसे पहला सेल ग्रोथ होता है इसी फेज, इंटरफेस में ही सेल ग्रोथ होता है। प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन वाली बात है ना, वो इसी के साथ आओगे। सेल ग्रोथ होता है। ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन इसी फेज में होता है, फिर हम पढ़ चुके हो तो ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन क्या चीज होता है, क्या पे होता है इंटरफेस में सेल ग्रोथ, ऑर्गेनेली डुप्लीकेशन। तीसरी चीज डीएनए रेप्लिकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब क्या, डीएनए डुप्लीकेशन, डीएनए डुप्लीकेशंस। डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए डुप्लीकेशंस। चौथी चीज, चौथी चीज, चौथी चीज, चौथी चीज, इसके ऊपर जगह नहीं है, हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। और क्या, और क्या, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन, सब तुमको बता दें। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन वैसी होता है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सेल डिवीजन के स्टेप्स है। सेंट्रियोल डुप्लीकेशन सेल ग्रोथ है, ऑर्गेनेल डुप्लीकेशंस है, डीएनए रेप्लिकेशन है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशंस है, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशंस। ये सारे काम इंटरफेस के अंदर होता है। स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशंस, प्रोडक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन, छठा चीज, छठा काम, प्रोडक्शन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। सेल डिवीजन में इसकी भी जरूरत पड़ेगी, हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी। ये सारे के सारे जो काम है, इवेंट्स है, वो सब इंटरफेस में होते हैं। ये सारे के सारे चीज इंटरफेस में होते हैं। ये जितने भी चेंज है उसके कंपेयर में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज है। मैंने इसको रेस्टिंग फेस कर दिया है कि जो चेंजेस हैं कुछ भी नहीं है उसके कंपेयर में, लेकिन फिलहाल हमारे लिए बहुत कुछ है तो हमें तो पढ़ाना पड़ेगा। और टाइम तो ये सारी बातें, ये सारी चीजें। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखिए कटिए और आगे बढ़ते हैं। तो हम सेल साइकिल के अंदर फिर से फेजेस की बात करते हैं। सेल साइकिल के अंदर के हमें फिर से फेजेस की बात करते हैं, लेकिन इस बार अलग ढंग से करते हैं। फिर से हम फेजेस की बात करते हैं। हमें अभी तक पता चला कि सेल साइकिल में दो फेज है, एक तो एम फेज, दूसरा इंटरफेस। अब इंटरफेस को भी हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। इस बार हम इंटरफेस को भी तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये मेरे पास एक सेल साइकिल है जिसमें से मैं इतने को कह रहा हूं एम फेज, और बाकी को, ये एम फेज है, कितने तो एम फेज है, और बाकी यहां से लेकर यहां तक जो कुछ है इसको हम क्या करें, इंटरफेस कह रहे हैं। इसको हम इंटरफेस करें, इसको हम लोग इंटरफेस कह रहे हैं। इंटरफेस कह रहे हैं, इंटरफेस कह रहे हैं। ये समझो कि अगर ये 24 घंटे का है तो 23 घंटा इंटरफेस में लगेगा, 1 घंटा एमफेस में लगेगा। यानी लगभग टोटल सेल साइकिल का 95% टाइम से भी ज्यादा टाइम ले लेगा। 95% टाइम पीरियड इसी का होगा, और टोटल सेल साइकिल टाइम पीरियड इसी का होगा। केवल 5% टाइम पीरियड इसका होगा, 5% टाइम पीरियड इसका होगा, 5% टाइम पीरियड इसका होगा, 95% टाइम पीरियड इसका होगा। टाइम के हिसाब से बता दो कि जो भी यहाँ पे चेंज होता है ना,
एक तो चेंजेस कम ही है उसकी कंपेयर में, दूसरा कि 95% टाइम ले रहा है, इसीलिए मैं स्लो चेंज कर रहा हूं। टाइम बहुत खर्चा कर रहा है, काम बहुत कम कर रहा है, और ये टाइम बहुत कम ले रहा है लेकिन काम इससे ज्यादा करके दिखाएगा। हम जब उसको पढ़ेंगे तब हमको पता चलेगा। अब इस इंटरफेस में चेंजेस तो कम ही है लेकिन कई सारे फेस स्लो क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें भी कई सारे फेस फेज होने से स्लो नहीं होने का। इसके अंदर भी मुझे बहुत सारे फेज दिखाई दे, ये इसके अंदर भी है बहुत सारा फेज, एक फेज ये, एक फेज ये और एक फेज ये। इस वाले फेज को हम कहते हैं G1 फेज, इसको हम कहते हैं S फेज और इसको हम कहते हैं G2 फेज। तो इंटरफेस के अंदर तो ओवरऑल पूरे सेल साइकिल में आप कितने फेज हो गए? 4 फेज, 4 फेज। तो ऐसे लिखो इसको, ऐसे मेरे पास एक सेल साइकिल है, मेरे पास एक सेल साइकिल है, उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 2 फेज बने थे। क्या क्या बने थे? एक बना था हमारे पास M फेज बना था, दूसरा हमारा बना था इंटरफेस बना था, M फेज बना था और इंटरफेस बना था। इंटरफेस के अंदर हमने अभी देखा 3 फेज है। कौन कौन सा है? तो एक फेज G1 है, दूसरा G1 वाला नहीं, शाहरुख वाली नहीं, G1 टैप 1, G2 है, चलिए इसके अंदर सेल डिवीजन होता है। इसके अंदर क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन जब होता है तो फिर क्या हो जाता है? डीएनए भी डिवीजन हो जाता है, डीएनए का भी बंटवारा होता है, डीएनए डिवीजन भी हो जाएगा। तो सेल डिवीजन की वजह से डीएनए डिवीजन हो जाता है। ये दोनों अगर डीएनए डिवीजन और सेल डिवीजन, तो यहाँ पे डीएनए सेल डिवीजन मतलब डीएनए डिवीजन भी होता है। यहाँ पे ये एस फेज डीएनए को बनाता है, डीएनए सिंथेसिस करता है, डीएनए सिंथेसिस करता है एस फेज। अगर तुम इंटरफेस के अंदर जा रहे हो तो तुम्हें पहले से पता है कि इंटरफेस के अंदर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है, डीएनए डुप्लीकेशन होता है। तो इंटरफेस में भी कहा एस फेज। एस फेज वो फेज है जहां पे डीएनए बनता है, एम फेज वो फेज है जहां पे डीएनए टूटता है। तो इस पूरे सेल साइकिल के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज है वो तो ये है। मैं समझ लो कि इन दोनों के ऊपर ही सेल साइकिल डिपेंड करता है पूरी तरीके से। ऐसा नहीं है कि इन दोनों की जरूरत नहीं, उनकी भी जरूरत है, लेकिन अगर ये सेल साइकिल में अगर चेंजेस आते हैं तो इन दोनों की वजह से। एक जो है सेल डीएनए को आधा करता है, एक जो है डीएनए को डबल करता है, एक जो है डीएनए का हाफ करता है और एक जो है डीएनए रेप्लिकेशन करता है। डीएनए डिवीजन, डीएनए सिंथेसिस, इन दोनों को देखते हुए G1 G2 का नाम तय हुआ है। तो मुझे तुम्हें बताना था किसका नाम G1 क्यों, इसका नाम G2 क्या है और क्या है। तो 2 इंपॉर्टेंट फेज है ना हमारे पास, एक ये है जो डीएनए को डिवाइड करेगा, एक ये है जो डीएनए को बनाएगा। इन दोनों के बीच में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे। जब हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, इस तरह से चलेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, तो जो पहला गैप आ रहा है इन दोनों के बीच में, पहला गैप उसको G1 कह रहे हैं, दूसरा गैप को G2 कह रहे हैं। G1 क्या है? गैप 1, गैप 1 क्यों नाम, उसको गैप 2 क्यों नाम है? जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चलते हैं तो एम फेज और एस फेज भाई डीएनए के साथ इंटरफेयर करने वाले ये 2 ही फेज, इसीलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सेल डिवीजन में अगर डीएनए का जो मसला है वो सोच जो करता है वो बड़ा काम कर रहा है। देखो ऑपरेशन थिएटर के अंदर नर्स भी होते हैं, बाकी और भी स्टाफ्स होते हैं, लेकिन एक होता है सर्जन, उसे काटता और उसको सिर देता है। बाकी सारा उसका खातिरदारी जो भी होता है डॉक्टर के द्वारा होता नहीं है, वो सब जो है दूसरे लोग कर रहे होते हैं, कंपाउंडर कर रहे होते हैं, या जूनियर्स कर रहे होते हैं,
सारा चीज़ क्या है, पीटी क्या है, वो सारी चीज़ें जो है बाद में भी फाइलें भी काफ़ी देर तक जो एडमिट रहता है उन सब चीज़ों का वो क्या करते हैं। लेकिन नाम किसने ऑपरेशन किया, हमेशा उस डॉक्टर का नाम लिखा रहेगा तुम्हारे उस पर्चे पे कि उसकी वजह से तुम ठीक हुए, कि मेन काम हो गया। बाकी लोग बहुत काम किए तुम्हारे साथ, लेकिन उनके काम को काम। तो जीवन और जीतू के भी बहुत सारे काम हैं, लेकिन जो डीएनए को अंडर कर रहा है, एक जो है आधा कर रहा है, एक जो है डबल कर रहा है, ये ज्यादा बेटर बनता है। तो ये दो मेन फेज हो गए, और इनके बीच में आने वाला पहला गैप क्लॉकवाइज डायरेक्शन के हिसाब से G1, दूसरा गैप G2। तो G1 और G2 क्या है? G1 क्या है? गैप 1 है, यानी कि गैप बिटवीन M phase and S phase। S phase ऐसे बोलते फर्स्ट गैप। अब जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम चले तब, और जब ऐसा करेंगे तो हमारे पास जो G2 होगा, गैप 2 होगा, वो सेकेंड गैप होगा। सेकेंड गैप बिटवीन M phase and S phase, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो G1 का मतलब गैप 1, G2 का मतलब गैप 2। चलो यहीं पे रख देते हैं, कल से ऐसे स्टार्ट करें। तो सुबह